जमाने में लोग जिसे हिंदुस्तान कहते हैं और कोई हमसे पूछे तो हम इसे अपनी जान कहते हैं। हाँ जी, क्या बोले? जी हाँ, शायद यही भाव रहे होंगे सरहदों में लड़ते जवानों के। जमीन की लड़ाई में सरहद के इस पार और उस पार एक देश अपना जवान खोता है और एक परिवार अपने जीवन की उम्मीद। आज इसी सिलसिले में हम आपसे बात करेंगे दुनिया में हुई तमाम लड़ाइयों का एक ऐतिहासिक पक्ष होता है। बीते इतिहास में अपनी सरजमी को बचाने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े गए। उन युद्ध में बहे लहू से वहां के योद्धाओं में पैदा होता है आक्रोश, और इसी सिलसिले में वहां की जमीन से वहां की जनता की भावनाएं जुड़ जाती है। दोस्तों, अपनी भूमि की मान सम्मान की रक्षा करने सेना के जवान अपना खून पसीना एक करते हैं। ये पावन भूमि भारत जिसमें हम रह रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। भारत ने कहीं योगदान दिए विश्व की भलाई में, और ये हमारा बड़प्पन है कि हम किसी भी प्रकार की लड़ाई में पहल नहीं करते, लेकिन जब दुश्मन लड़ाई शुरू करे ना तो खत्म हम जरूर करते हैं। हाल फिलहाल की हुई लड़ाई में और देश को जो नुकसान हुआ, इसका इतिहास 1955 और कहीं पहले से चला आ रहा है। इसके बारे में हमें विस्तार से बताएंगे हमारे मित्र वर्सैलिस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वर्सैलिस। 15 जून को हुई घटना का दुख पूरे देश को है। हालांकि ये घटना परसों की है, लेकिन इसकी जड़ें 1955 से जुड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसकी जड़ें जुड़ी हैं 1955 से। एक्चुअली में देखा जाए तो 1921 से, जब तिब्बत आज़ाद हुआ करता था। जी हाँ, तिब्बत, और वहाँ के शासक थे लॉन्चेन सत्रा। 1921 की तिब्बत गवर्नमेंट और भारत की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपस में समझौता करके एक लाइन बनाई जिसको कहा गया मैकमोहन लाइन। ये चीन की सीमा और भारत की सीमा को आपस में बांटती है। वहाँ के विवादों को, तनाव को इस लाइन के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। सर, तिब्बत का इस विषय से क्या लेना देना? लेना देना है मित्र। याद है 1962 की लड़ाई, इंडो चाइना वॉर, जिसको सीनो वॉर भी कहा जाता है। ये लड़ाई का मुख्य कारण हिमालय के बॉर्डर, और ये लड़ाई पूरे 1 महीने तक चली, 21 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 तक। और इस लड़ाई के 2 पहलू रहे, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी भी कहा जाता है। और इस लड़ाई में जो भारत को नुकसान हुआ वो बेहद दुख देने वाला है। इस लड़ाई में भारत को करीब 3000 सिपाहियों का बलिदान देना पड़ा, और भारत की ज़मीन जो चाइना के पास गई, उसका आंकड़ा है 43,000 वर्ग किलोमीटर। उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत में जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के प्रधानमंत्री थे ज़ोउ एनलाई। फिर आया वो समय 1950, जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया, और इसी समय से चाइना की लगातार नज़र भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर रही। करीब 29 अप्रैल 1954 में भारत, चाइना और तिब्बत के बीच पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ। पंचशील इसलिए क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत हैं जो भारत, चाइना और तिब्बत के बीच व्यापार को बढ़ावा देते हैं। और करीब 1956 में चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाश चिन्ह चाइना का है, आकाश चिन्ह लद्दाख के उत्तरी हिस्से में। तो चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाश चिन्ह जो है वो चाइना का है। और पूरे 2 साल बाद डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि आकाश चिन्ह का जो कंट्रोल है वो भारत के ऊपर है। और इस दौरान तिब्बत में विद्रोह हुआ। विद्रोह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ। उस समय के पीएलए के लीडर माओ जेडोंग थे, और इन विद्रोहों ने वहाँ के धार्मिक गुरु दलाई लामा को मजबूर करा भारत की तरफ रुख लेने में। और दोस्तों, भारत ने दलाई लामा को शरणार्थी के तौर पर स्वीकार कर लिया, और वहाँ की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को भारत ने सपोर्ट करा, और इस समय के बाद से सरहदों में तनाव बढ़ता गया। करीब 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई।
फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत देश ने पश्चिमी दिशा में 6 बटालियन करीब 6000 सिपाही तैनात कर दिए और पूर्वी दिशा में करीब 40 आउटपोस्ट बनाए। 40 आउटपोस्ट में 1300 सैनिक तैनात थे और फिर शुरू हुई जंग। उस समय भारत आर्मी के मेजर जनरल थे GS ढिल्लों। दोस्तों, जंग शुरू होने के स्थान थे चिपचाप पश्चिम में और नमचा चाओ रिवर ईस्ट में। दोस्तों, जंग चलती गई और 24 अक्टूबर 1962 में चाइना ने फिर एक समझौता भेजा नेहरू जी के पास। उस समझौते में चाइना ने आकाश चिन्ह की मांग करी और बदले में अरुणाचल प्रदेश देने का वादा करा, परंतु नेहरू जी ने इस समझौते को अस्वीकार करा और जंग वापस से चालू करी गई नवंबर 14 यानी कि उनके जन्मदिन के दिन। इसके बाद धीरे धीरे भारत से सोवियत यूनियन का सपोर्ट छिनता गया और भारत की जंग पर पकड़ ढीली पड़ती गई और फिर आया वो दिन जब हम ये जंग पूरी तरह हार चुके थे। भारत और चाइना दोनों की सरहदें लहूलुहान हो चुकी थी। जी हाँ मित्र, वैसे देखा जाए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है, अभी तक इसमें विवाद चल रहे हैं। अभी की लड़ाई चंद पहाड़ों को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत को फिंगर 4 तक की मंजूरी है और चाइना को फिंगर 8 तक की। फिंगर्स नुकीले पहाड़ होते हैं, जो बड़े बड़े नुकीले प्रकार के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उनको फिंगर्स कहा जाता है। आज की लड़ाई में पेंगोंग लेक के ऊपर चाइना फिंगर 5 तक पहुंच चुकी है, जो कि एक आपत्तिजनक स्थिति है और इसी वजह से सरहद पर विवाद चालू है। दोस्तों, दोनों ही देशों की अगर आर्मी की बात करी जाए तो दोनों ही देशों की आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाइना की आर्मी की बात करी जाए तो वहाँ पे 15th पार्टी कांग्रेस और 9th नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस का एक रिजल्ट निकला। उस रिजल्ट के 2 इंस्टीट्यूट खोले गए, एक जनरल आर्मामेंट्स डिपार्टमेंट और दूसरा कॉसेन मतलब कमीशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस। जैसे इंडिया में DRDO है, वहाँ पे कॉसेन। खैर, ये तो ही आर्मी की बात। अब जंग हुई, उसका एक रिजल्ट आया, एक पहलू हारा, एक पहलू जीता। पर बेसिकली किसी भी तरह की जंग को जीतने की बात करी जाए तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, दैट इज़ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो किन्हीं लोगों के लिए स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कैसे दुश्मन की सीमा में घुसा जाए और उसकी सरजमीन में उसको पछाड़ा जाए। तो मेरे लिए स्ट्रेटेजी का मतलब कुछ और है। स्ट्रेटेजी मतलब वो तरीका जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला एंड्स, दूसरा वेज, तीसरा मीन्स। एंड्स मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, हम क्या पाना चाहते हैं। वेज मतलब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के तरीके क्या होंगे। मीन्स मतलब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के तरीकों में हम क्या क्या साधन का इस्तेमाल करेंगे। और इन तीनों पार्ट्स में अगर गौर फरमाया जाए तो किसी भी जंग को, किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है। आखिर तक आए हो तो वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और ज़्यादा पसंद आई तो शेयर करो और दिल से सब्सक्राइब कर दो। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिखें और अगली वीडियो का टॉपिक भी आप अपना कमेंट में बता सकते हैं।